का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी की। अगर आपको भी हिंदी पेडागोजी से डर लगता है तो यह क्लास देखिए और आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न में आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखा जाएगा। जैसे इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न देख लीजिए, इस प्रकार के आज की क्लास में प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, जो भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द बताया जाए उसे नोट करते हुए चलिएगा और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में अनुकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में अनुकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन करा है कि शब्दों को याद करना, बी ऑप्शन करा है कि भाषा संरचना की नकल करना, सी ऑप्शन करा कि भाषा प्रयोग में स्वाभाविक नकल करना और डी ऑप्शन करा कि व्याकरण नियमों को दोहराना। तो चलिए शुरू कर दीजिए, अपना उत्तर देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द को याद करिएगा। याद करना जो शब्द है वो निगेटिव होता है। हिंदी की बात भले हम करें, लेकिन हम व्याकरण का जहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा वह भी गलत होता है, आपको इतना जानते रहिएगा। दूसरे की नकल करना जहाँ बात हो जाए वह भी गलत होता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों की चर्चा अगर कहीं पर आपको ऑप्शन में मिलता है तो वह निगेटिव होता है। ठीक, चलिए अब आप बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि हमने सारी बातों को बता दी। अब तो एकदम उत्तर आप साफ साफ जान सकते हैं और उत्तर बताइए। चलिए 5 सेकंड के अंदर कमेंट करिए जल्दी से। तो ठीक, चलिए देखिए, ए ऑप्शन करा कि शब्दों को याद करना। मैंने आपसे बताया है पहले कि याद करना नेगेटिव शब्द है तो इसे काट दीजिए। बी ऑप्शन करा कि भाषा संरचना की नकल करना। नकल करना मैंने बताया था भी, जस्ट कठिन गलत कार्य है तो इसे भी हम काट देंगे। ठीक है, और व्याकरण नियमों को दोहराएंगे नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा भाषा प्रयोग में स्वाभाविक नकल करना। यानी कि तीसरा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ठीक, चलिए, यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास का क्रम सामान्यतः किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ए ऑप्शन करा कि सरल से जटिल, बी ऑप्शन करा कि कठिन से सरल, सी ऑप्शन करा कि लिखित से मौखिक और डी ऑप्शन व्याकरण से प्रयोग। तो चलिए शुरू कर दीजिए, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। ठीक, चलिए, बच्चों में भाषा विकास का क्रम सामान्यतः किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, व्याकरण के प्रयोग से कभी भी बच्चों की भाषा का क्रम नहीं होता, यहाँ पर गलत है डी ऑप्शन। सी ऑप्शन करें कि लिखित से मौखिक, बिल्कुल नहीं, मौखिक से लिखित होना चाहिए था, यहाँ पर भी यह नेगेटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन करें कि कठिन से सरल, तो बिल्कुल नहीं, हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सरल से जटिल, क्योंकि बालक पहले सरल शब्दों का यूज करता है और सरल भाषा का प्रयोग करता है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संरचनात्मक पद्धति का मुख्य बल किस पर होता है। संरचनात्मक पद्धति की बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ए ऑप्शन कर रहा है कि शब्दार्थ, बी ऑप्शन कर रहा है कि वाक्य संरचना, सी ऑप्शन कर रहा है कि साहित्यिक सौंदर्य और डी ऑप्शन व्याकरण नियमों की परिभाषा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बता दीजिए कि संरचनात्मक पद्धति का मुख्य बल किस पर होगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट बताया था अभी, व्याकरणिक नियमों की बात करा, डी ऑप्शन में इसे काट दीजिए। व्याकरण नियम हो या परिभाषा हो, इसे काटना पड़ेगा क्योंकि ये शब्द नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन करा कि साहित्यिक सौंदर्य, तो संरचनात्मक पद्धति का मुख्य बल इस पर नहीं होगा, साहित्यिक सौंदर्य को भी काट देंगे। और जो होगा शब्दार्थ, यह भी हमारा नेगेटिव शब्द हो जाएगा। उत्तर जो निकलेगा हमारा वाक्य संरचना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संरचनात्मक पद्धति का जो मुख्य बल होता है वह वाक्य संरचना पर आधारित होता है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न।
देखिए, समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भी सेकंड का समय हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया जाता कि आपका वेस्ट हो, ठीक है? इसलिए प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ी स्पीड गति से कराई जाती है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट हो आपको प्रोवाइड किया जाए वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है? क्योंकि आपको और भी पढ़ना है। यही नहीं, मेरी क्लास पर ही मत रुकिएगा और अपने तरफ से कुछ अलग से एफर्ट लगाइएगा। कुछ किताबों को पढ़िए। अगर अच्छी किताबों को आप नहीं जानते तो हम यहाँ पर कुछ चुनिंदा किताबों को लगा दे रहे हैं वीडियो के देखिए कोने में। आपको वहाँ पर जो भी किताबें अच्छी लगे वह आप लीजिएगा, ठीक है? अपने हिसाब से लीजिएगा, नहीं तो उन किताबों का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जाकर मार्केट में पता करिए और देख कर लीजिए, लेकिन किताबों को भी साथ-साथ पढ़िए, ठीक है? और अगर बात करें प्रैक्टिस सेट, आप अगर अलग से हल करना चाह रहे हैं तो हम प्रैक्टिस सेट कमेंट करिएगा वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में मतलब, तो हम आपको यहाँ पर अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट भी लगा देंगे। लेकिन अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, अधिक से अधिक किताबों को पढ़िए, क्योंकि किताबें ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके नंबर में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है? यही नहीं कि आप हमारी ये क्लास देख रहे हैं, दिन में 2 क्लास देख रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट में हर में 30-30 अंक लाना है, ठीक है? कोशिश से 30 का ही करिएगा, ऐसा मत करिए कि 30 तो कभी नहीं आएगा। आता है भाई साहब, सीडीपी में मेरा 30 में 30 आया था जब मैं सीटेट दिया था कभी। ठीक? तो आप भी पा सकते हैं। चलें, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए क्लास को अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर को सही रूप में बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर को सही रूप से बताता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों समान प्रक्रिया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्जन प्राकृतिक है, अधिगम औपचारिक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम केवल घर पर होता है और डी ऑप्शन अर्जन केवल विद्यालय में होता है। चलिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। चलिए, जहां पर भी निगेटिव शब्द हो तुरंत उसे काटिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों समान प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों समान प्रक्रिया नहीं होती, काट दीजिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि अर्जन केवल विद्यालय में होता है, तो बिल्कुल नहीं, अर्जन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए हम विद्यालय का ऑप्शन काट देंगे। चलिए, बी सी में से उत्तर बताइए। देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम केवल घर पर होता है, तो ऐसा भी नहीं होगा, केवल घर पर होगा बिल्कुल नहीं, विद्यालय में भी तो अधिगम होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत होगा। उत्तर जो होगा, अर्जन प्राकृतिक है, अधिगम औपचारिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन संरचनावादी, सी ऑप्शन रचनावादी और डी ऑप्शन संज्ञानात्मक। कमेंट कर दीजिए कि त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं या किसके अनुसार है। चलिए, प्रश्न संख्या है 5 और उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बिल्कुल सही, यह कथन होगा हमारा रचनावादी के अकॉर्डिंग हमारा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक निवेदन करेंगे कि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल हिंदी का प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड द्वारा अनुशासन, सी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा का सहारा लेना और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुवाद पद्धति। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या कर रहा है, केवल हिंदी का प्रयोग। भाई साहब, बहुभाषी कक्षा की बात कर रहा है, मतलब कि बहुत सारी भाषाओं वाली कक्षा, तो वहां पर सिर्फ हिंदी की बात करें तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड द्वारा अनुशासन। अनुशासन किसी भी प्रकार का आप नहीं बनाएंगे, चाहे दंड के द्वारा या किसी भी डर के द्वारा, आप अनुशासन की बात ही नहीं करेंगे ऑप्शन में। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुवाद पद्धति के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर जो होगा मातृभाषा का सहारा लेना होगा। ठीक, तो बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण का अगर पूछा जाए सर्वोत्तम तरीका क्या होता है तो वह हो जाएगा मातृभाषा का सहारा लेना। तो नोट कर लीजिए और आगे तुरंत बढ़िए, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए,
प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुनने के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निबंध लेखन, बी ऑप्शन प्रश्नोत्तर, सी ऑप्शन कहानी सुनना, डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। चलिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो होगा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत बताइएगा। चलिए, सुनने के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होती है। देखिए, अगर बात करें सुनने की तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऐसा है जो सुनने पर आधारित है, बाकी तो सभी अभ्यास के ऊपर, कहीं कहीं लेखन के ऊपर, कहीं प्रश्नोत्तरी के ऊपर है, तो आप इन्हें काट सकते हैं। देखिए, निबंध लेखन की ये ऑप्शन में बात करा तो निबंध लिखने में सुनने का कौशल नहीं बात हो रहा है, ठीक है। और बी ऑप्शन करें कि प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर में तो प्रश्न पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा सुनने का कौशल। और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास तो बिल्कुल नहीं, उत्तर जो होगा क्या होगा, कहानी सुनना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलें, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन कौशल के विकास में स्कैनिंग का अर्थ है। यह शब्द एकदम सा नया है, आप लोग परिचित हो जाइए, क्योंकि सीटेट में कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे अपरिचित होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कुछ शब्दों को भी जानिए। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पठन कौशल के विकास में स्कैनिंग का अर्थ है। क्या अर्थ है आपको बताना है। ए ऑप्शन करें कि पूरा पाठ पढ़ना, बी ऑप्शन करा कि शब्दार्थ याद करना, सी ऑप्शन करा कि विशेष सूचना ढूंढना, और डी ऑप्शन उच्चारण अभ्यास। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, स्कैनिंग का अर्थ पूछा जा रहा है, तो देखिए स्कैनिंग का जो अर्थ होता है आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग ही उत्तर दे सकते हैं। स्कैनिंग सर्च किसके द्वारा करते हैं, तो विशेष द्वारा। चलिए बताइए, विशेष सूचना ढूंढना, यही हमारा स्कैनिंग का अर्थ होता है। ठीक, तो पठन कौशल के विकास में स्कैनिंग का जो अर्थ होता है वह होता है विशेष सूचना ढूंढना। तो आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिए। और पूरा पाठ पढ़ना ये गलत होगा, शब्दार्थ याद करना गलत होगा, उच्चारण अभ्यास ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देती है। सृजनात्मक लेखन को कौन सी गतिविधि बढ़ावा देगी, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन करा कि प्रश्नोत्तर, बी ऑप्शन करा कि अनुच्छेद नकल, सी ऑप्शन करा कि चित्र वर्णन, और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो लीजिए, लेकिन सही उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर देखिए, अगर बात करें गतिविधि सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देगी कौन सी, तो देखिए प्रश्नोत्तर कभी भी सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा नहीं दे रही, ठीक है, लिखने की बात कर रहा है। तो प्रश्नोत्तर में लिखने की तो बात हो नहीं रही, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करें कि अनुच्छेद नकल, तो बिल्कुल नहीं, हमारा ये गलत होगा। व्याकरण अभ्यास गलत होगा। जो उत्तर हो जाएगा वह होगा चित्र वर्णन। देखिए, कोई भी चित्र हो बालक के सामने आप रखिए और बालक को कहिए कि इसे अपने शब्दों में वर्णन करिए, लिखिए कुछ इसके बारे में। तो वहां पर बालक जो भी लिखेगा अपने मन से वह उसकी सृजनात्मकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानते रहेगा, और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। टीएलएम हमने बार बार करा दिया क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाषा शिक्षण में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बता दीजिए कि कौन सा उद्देश्य होगा। शॉर्टकट में टीएलएम कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक बदलना, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्य आसान करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम को रुचिकर बनाना, और डी ऑप्शन परीक्षा में सहायता। चले, आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम जो होता है इसका उपयोग क्लास में इसलिए किया जाता है ताकि बालक का रुचि बना रहे और कार्य आसानी से बालक कर सके और सीख सके। ठीक, टीएलएम का उपयोग इसीलिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक बदलना, तो बिल्कुल नहीं, टीएलएम का यह उद्देश्य नहीं होता, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्य आसान करना। आपको जहां पर भी शिक्षक का कार्य आसान वाला ऑप्शन मिल जाए, चाहे प्रश्न जो भी हो, तुरंत काटिएगा, क्योंकि शिक्षक को आसान कार्य नहीं देना, ना ही आराम करना है, ये सब ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। ठीक, चलिए
और क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में सहायता तो बिल्कुल नहीं, टीएलएम परीक्षा में सहायता नहीं करेगा। हमारा उत्तर जो होगा, अधिगम को रुचिकर बनाना। अधिगम को रुचिकर बनाना यही टीएलएम का उद्देश्य होता है। इस ऑप्शन में हमारा सही होगा क्या, देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम याद करवाकर, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषाओं के माध्यम से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों शब्द नेगेटिव हैं। एक में याद करने की बात कर रहा है, एक में परिभाषा की बात कर रहा है, इसलिए ए और बी हमारा ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। सी ऑप्शन करा कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में, और डी ऑप्शन करा कि पृथक विषय के रूप में। तो पृथक विषय की बात हम नहीं करेंगे, हमारा जो उत्तर होगा भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, क्लास को पूरा देखेंगे तभी तो कुछ लाभ होगा। अगर आप क्लास पूरा नहीं देखेंगे तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को हम बता रहे हैं आपको, वह आप सीखेंगे नहीं। और कितने लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को लिख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। क्योंकि अपने हर क्लास में हम आपसे अपील करते हैं, चाहे हमारी सीडीपी की क्लास हो, मैथ पेडागोजी की क्लास हो, ईबीएस की क्लास हो, या हिंदी पेडागोजी की क्लास हो, हम हर क्लास में अपील करते हैं कि अपना एक रफ कॉपी बनाइए। नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ रफ कॉपी बनाइए। क्योंकि आपको वह नोट्स जो लिखेंगे आप बहुत दिन नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 से 2 महीने पढ़िए और इस बार सीटेट क्लियर करके अपना काम खत्म करिए। ठीक, चाहे बात करें हिंदी की, तो हिंदी के शब्दों को अलग से उसी में लिख लीजिए और सीडीपी के शब्दों को अलग से लिखते हुए चलिएगा। तो जब तक आपकी परीक्षा आएगी तब तक हम इतने प्रैक्टिस कराए देंगे ना कि आप प्रश्न को देखते ही उत्तर टिक कर सकते हैं। बस करना इतना है कि आपको थोड़ा-सा समझते हुए क्लास में चलना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखते हुए चलिएगा। ठीक है? इन ऑप्शनों के में जैसे मैं जो पॉजिटिव बताऊँ, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव एक तरफ करिए, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव करिए, नेगेटिव जो भी शब्द हो लिखिए। ठीक है? क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। सीटेट पेडागोजी में और कुछ होता नहीं है। ठीक, डरिए मत, आप पास होंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न की, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मुंह से बोला जाने वाला। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि कहानी लिखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि वाद विवाद, सी ऑप्शन पत्र लेखन, डी ऑप्शन अनुच्छेद लेखन। देखिए यहाँ पर उत्तर साफ साफ हो गया ना। अगर आप मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने बता दी मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मुंह से बोलना होता है, तो कहाँ पर इन ऑप्शनों में मुंह से बोला जा रहा है, देखिए। ए ऑप्शन करेंगे कहानी लिखना, गाँठ दीजिए क्योंकि लिखने की बात कर रहा है। सी ऑप्शन पत्र लेखन, डी ऑप्शन अनुच्छेद लेखन। कट गया ना, उत्तर क्या निकला, वाद विवाद, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यह उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलिए बताइए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन करें कि अंक देना, आप कभी भी अंक देने की बात नहीं करेंगे ऑप्शन में, और ना ही परीक्षा में उत्तीर्ण करने की बात करेंगे, ना ही परीक्षा लेने की बात करेंगे। अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं तो वहां पर वो निगेटिव है, काट दीजिएगा। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन हमने पढ़ते ही काट दिया। चलिए बी ऑप्शन कह रहा है कि तुलना करना, बिल्कुल नहीं, बालक के बीच में आप तुलना भी नहीं करेंगे क्योंकि सभी बालक अपने आप में एकदम प्रमुख व्यक्ति मान लीजिए। ठीक है, विशिष्ट होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहता भी है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। इतना जानते रहिएगा। ठीक, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में सुधार, और डी ऑप्शन परीक्षा लेना। अभी जस्ट मैंने बताया था परीक्षा की बात ही नहीं करेंगे आप, तो डी ऑप्शन तो ऐसे कट गया। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, सीखने में सुधार, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 13 का सी ऑप्शन सही हो रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहे क्या कह रहा है। CCE जिसे शॉर्टकट में लिखा जा रहा है उसे क्या कहते हैं, देखिए, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। निरंतर का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप कह सकते हैं। तो देखिए इससे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य फोकस किस पर है।
तो आपको एक बात को पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है वह काम कर रही है। ठीक, देखिए कैसे, जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को आपको हर क्लास में बताते हुए चले, वहाँ पर ये दिया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम परीक्षा, अभी मैंने जस्ट बताया कि परीक्षा की बात किसी भी ऑप्शन में किसी भी प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए तुरंत। बी ऑप्शन कह रहा है कि रटंत विद्या, मैंने बताया कि रटने की बात, स्मरण करने की बात और याद करने की बात नहीं करेंगे किसी भी ऑप्शन में, नेगेटिव होता है, काट दीजिए। ठीक, सी ऑप्शन कह रहा है कि समग्र विकास, डी ऑप्शन केवल लेखन कौशल। भाई साहब, हमें चारों कौशलों को विकसित करना पड़ेगा बालक के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात नहीं होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी कटेगा। उत्तर जो होगा समग्र विकास, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप एक टीचर हैं, आप अपनी क्लास में कुछ बच्चों से प्रश्न करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ने क्या करा है कि कठिन प्रश्न पूछे, बिल्कुल नहीं भाई साहब, कठिन प्रश्न नहीं पूछना आपको, छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए, क्लास 1 से 8 वाले बच्चे कितने बड़े होते हैं, आप अगर उन्हें कठिन प्रश्न दे देंगे तो आप समझ रहे हैं ना कि वह उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए काट दीजिए तुरंत ऑप्शन को। बी ऑप्शन का केवल पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न पूछना, तो ये भी हमारा गलत होगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछेंगे तो बालक हो सकता है ना दे पाए, तो आप उसके परिवेश से संबंधित प्रश्नों को पूछिए, उसके समाज से रिलेटेड प्रश्नों को पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन भी नेगेटिव होगा, काटिए तुरंत। सी ऑप्शन करा कि सोचने को प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछिए। ठीक, और डी ऑप्शन केवल हाँ या ना वाले, तो यह नहीं होगा। उत्तर जो होगा केवल सोचने को प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए एक टीचर को क्लास में। ठीक, समझ गए ना। चलिए आगे चलें, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है लक्ष्य तक चैनल पर निःशुल्क में। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कराई जा रही है। हिंदी हो गई, मैथ हो गया और सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, सारी की सारी क्लासेज हो रही हैं। तो आप देखिए, एक बार प्लेलिस्ट पर जाइए, सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर बन चुकी है प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर जाकर सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व है। भाषा शिक्षण में संदर्भ का महत्व आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्द याद करने में, बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ को स्पष्ट करने में, सी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण सीखने में, डी ऑप्शन लिखावट सुधार में। चले प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 16, शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व होता है। देखिए, याद करना नहीं होगा और व्याकरण सीखने पर भी नहीं होगा, ना ही लिखावट में सुधार करने की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे भाषा शिक्षण में संदर्भ का महत्व क्या होता है, तो वह होता है अर्थ को स्पष्ट करने में, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक, बी ऑप्शन सही कर लिए ना, बिल्कुल। अगर आपने भी बी ऑप्शन को टिक किया होगा तो आपको भी 1 नंबर मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको यहाँ पर सही कथन बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि सुनना बोलने से पहले आता है, सी ऑप्शन व्याकरण सबसे पहले, और डी ऑप्शन पठन सबसे सरल कौशल है। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या होगा। आप छोटे बच्चों के लिए प्रश्न सॉल्व करें तो बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड का समय लीजिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सही बताइए। ठीक, चलिए तुरंत आप अपने घर पर अपने परिवेश में बालकों को थोड़ा सा भी नोटिस अगर किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर रहा है कौन सा कथन होगा ना, तो यहाँ पर देखिए पठन कौशल सबसे पहले नहीं होगा सरल। आप जानते हैं कि पढ़ना सबसे कठिन होता है छोटे बच्चों के लिए, इसे काटिए। सी ऑप्शन का है व्याकरण सबसे पहले, बिल्कुल नहीं। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सुनना बोलने से पहले आता है। सबसे पहले बालक सुनता है। आपको जो भाषा कौशल के क्रम है उसे भी पता होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम होता है। तो क्रम का वही तो प्रश्न पूछा गया था ना, आप लोग फिर भी गलती कर रहे हैं।
ठीक है, तो भाषा कौशल के क्रम में सबसे पहले जो सुनना आता है वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? शिक्षक केंद्र में हो, बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, सी ऑप्शन बच्चे की रुचि व अनुभव केंद्र में हो और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्र में हो। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि कहीं पर भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें या कुछ भी बाल केंद्रित की बात करें, तो आपको इतना समझना होगा कि बालक उसमें मेन होगा। तो बालक के जो इम्पोर्टेंट होंगे सबसे मेन ऑप्शन वही चुनिए। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा केंद्र में हो, तो परीक्षा की तो बात ही नहीं हो रही। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, तो बिल्कुल नहीं, और शिक्षक केंद्र में नहीं होता। उत्तर जो होगा बच्चे की रुचि व अनुभव केंद्र में हो, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का अनौपचारिक तरीका है? अनौपचारिक तरीका का मतलब बताइए जल्दी से क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन मासिक परीक्षा, सी ऑप्शन कक्षा अवलोकन, डी ऑप्शन बोर्ड परीक्षा। चलिए अनौपचारिक तरीका क्या होता है मूल्यांकन का, ये आपको बताना है। मूल्यांकन का अनौपचारिक तरीका, देखिए अनौपचारिक तरीका की बात करें तो वह होता है क्या? कक्षा अवलोकन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नोट करिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? यह इंपॉर्टेंट है। अंतिम उद्देश्य बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि व्याकरण दक्षता या साहित्य ज्ञान या प्रभावी संप्रेषण या उच्च अंक प्राप्त करना। चलिए तुरंत बताइए। हमने आपसे बताया था कि जहां पर भी अंकों की बात करा जाए, परीक्षा की बात की जाए, वह ऑप्शन नेगेटिव होता है, काटिए। और हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य की बात कर रहा है तो वह कभी भी साहित्य ज्ञान नहीं होगा। छोटे बच्चों के लिए प्रश्न है तो यह गलत हो जाएगा। और ना ही हमारा व्याकरण दक्षता होगा। तो जो उत्तर होगा क्या होगा? हमारा उत्तर होगा हिंदी भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य वह होगा प्रभावी संप्रेषण। ठीक, यानी कि तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार सीटेट की एकदम ब्रह्मास्त्र क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। यकीन करिए, एक बार जुड़िए, 1 से 2 क्लासेज देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर आपको तैयारी कराई जा रही है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप पूरी क्लासेस देखे होंगे तो अच्छी ज़रूर लगी होगी। बाकी आज से जुड़िए, अगर पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बनी है सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से, वहाँ उन क्लासेज को देखिए। नहीं तो आने वाली क्लासेस के लिए जुड़ जाइए भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज आएंगी। अभी मॉडल पेपर आएगा, मैराथन क्लास आएगा, जो कि और ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।